Good evening, my dear students and toppers of the coming year 2021. Let's start our topic and new video lecture of P block. So आज हम लोग स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. आज का जो टॉपिक्स है जितना इंटरेस्टिंग है उतना ज्यादा कंसेप्चुअल भी है. जहां मैंने वर्ड कंसेप्चुअल बोला तो इसका मतलब है आज के वीडियो लेक्चर को, आज के टॉपिक को आपको बड़े बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखेंगे. कहने का मतलब जितने भी मेंबर्स 5th ए ग्रुप में हैं या 15th ग्रुप में हैं या जिनको आप निकोजेन कहते हो वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे. मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए जनरलाइज करके सेंट्रल एलिमेंट का सिंबल ई ले लेता हूं. जब सेंट्रल एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा और इस हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा EH3. मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ 5th ए ग्रुप और 15th ग्रुप रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स having the general formula EH3. जहां पर E बता रहा है सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. H बता रहा है टर्मिनल एलिमेंट हाइड्रोजन और 3 बता रहा है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द सेंट्रल एलिमेंट एंड द टर्मिनल एलिमेंट. अब बात है स्टूडेंट ये EH3 का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ. तो आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5th ए के मेंबर्स के बारे में तो उनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से सिंगल फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में सभी एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है. तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. यहां भी यही बात है कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ने का मकसद, इंटेंशन है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी बाय फुलफिलिंग या कंप्लीटिंग द ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट सेल. अपने बाहरी कक्ष में, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके, ऑक्टेट को पूरा करके अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही ये जितने भी मेंबर्स 5th ए या 15th ग्रुप के हैं इसीलिए हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं. सिंस इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. चाहने का मतलब है गेन करना होगा और गेन करने का सिंबल को हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो -3 शो करेंगे. अब सेंट्रल एलिमेंट E के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन है. अगर दो कंपोनेंट में से एक मॉलिक्यूल के, दो कंपोनेंट में से एक मॉलिक्यूल के, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा. तो अगर ये गेन कर रहा है तो ये लूज करेगा. एज वी नो, एज वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है. यहां पर उसका दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. तो ये हो गया +1. अब इन दोनों को आप क्रॉस कर दो. जब क्रॉस कर दोगे तो यहां पर ये 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा जिसको लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड है, और ये जो आपका टॉप में लिखा हुआ है ये राइट में चला जाएगा. और इस तरीके से जब सेंट्रल एलिमेंट या ग्रुप 5th ए के मेंबर जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला है EH3. जहां पर E सेंट्रल एलिमेंट है और अगर इसको हम जनरलाइज करके लिखें तो ये हो गया NH3, ये हो गया PH3, E की जगह पर आप रखते जाइए NH3, PH3, ASH3, SBH3 और लास्ट में है माय डियर स्टूडेंट BiH3 जहां पर NH3 का नाम है अमोनिया.
PH3 का नाम है, PH3 का नाम है फॉस्फीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दो नाम जरूर से याद रखें, एक अमोनिया याद रखें और एक फॉस्फीन याद रखें। अगर ये दो याद रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा। बाकी का नाम अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है ना, बॉदर होने का जरूरत नहीं है। ASH3 का नाम है आर्सीन, आर्सीन। SBH3 का नाम है स्टीबीन, स्टीबीन, स्टीबीन। और BiH3 का नाम है माय डियर स्टूडेंट बिस्मुथीन, बिस्मुथीन, बिस्मुथीन। तो इस तरीके से इस ग्रुप में रहने वाले 5th A या 15 ग्रुप में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं कि EH3 टाइप का हाइड्राइड्स बनाया, जिसका एग्जांपल ये है। या हम कह सकते हैं कि जब निकोजेन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो निकोमाइड बनाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला है EH3। तो हाइड्राइड बनाने वाले निकोमाइड्स का एग्जांपल बताइए, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन एंड बिस्मुथीन। अब माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से इसके बारे में एक और जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए जो इन सभी पे लागू होगा, जो इस सभी हम लोग कह सकते हैं निकोमाइड पे लागू होगा, इस पर हम लोग बॉन्ड पेयर निकालेंगे, इसका हम लोग लोन पेयर निकालेंगे, इसका हम लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर शेप कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 5 इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। देखो, जब मॉलिक्यूल में जो नंबर आपको दिख रहा है, इसमें सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ नंबर को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ऊपर कोई वैल्यू लिखा हुआ होता तो कहते सुपर स्क्रिप्ट। अभी ये सब स्क्रिप्ट को देखो, यहाँ पर कितना बता रहा है, क्या वैल्यू लिखा हुआ है 3, तो ये बॉन्ड पेयर को बता रहा है। इसका मतलब है कि निकोजेन मतलब 5th A के मेंबर्स और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। अब सुनो बात को, देखो इसके बैलेंस सेल में, इस सेंट्रल एलिमेंट के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना होगा, तो एक पेयर बच गया, तो लोन पेयर हो गया 1। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताया बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने का। वैसे तो स्टूडेंट बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने का वेरियस प्रोसेस आप लोग क्लास 11 में डिस्कस किए होंगे, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूं कि पलक झपकते ही आप उसको आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है वो बॉन्ड पेयर को बताता है। अब अगर लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो उसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले ये ऑब्जर्व कर लो। तो इन जो आप ग्रुप पढ़ रहे हैं वो 5th ग्रुप है, मतलब इनके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 दे दिया तो बचा 2, 2 का पेयर बनाओगे तो 1 आएगा, तो लोन पेयर हो गया 1। अब टोटल कर लो, बॉन्ड अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो टोटल कर लो, टोटल कितना पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया। मतलब 4 पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए तुमको ऑर्बिटल कितना चाहिए, 4 ऑर्बिटल। तो किस किस ऑर्बिटल को मिलाओगे, तो पहले s का ऑर्बिटल लोगे, फिर p का ऑर्बिटल लोगे, फिर d का ऑर्बिटल लोगे, फिर f का ऑर्बिटल लोगे। लेकिन तुमको ऑर्बिटल चाहिए कितना, 3 + 1 4, टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s का लेंगे और बचा हुआ p का ले लेंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडेशन निकल के आ जाएगा sp3। और अब इसके बाद जब बॉन्ड पेयर निकाल लिए, लोन पेयर निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, तो अब शेप निकालते हैं। अब शेप क्या होगा, इसका शेप होगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर। शेप जो होगा वो इसका शेप पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में अभी तुरंत क्लिक किया होगा कि सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि जिस किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका शेप तो टेट्राहेड्रल होता है, बट आप तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप हमें पिरामिडल बता रहे हैं। मतलब अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल न होकर वो पिरामिडल होगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन द शेप फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू द पिरामिडल शेप। तो आइए पहले पिरामिडल को देख लेते हैं कि पिरामिडल दिखने में कैसा रहेगा। तो देखिए सेंट्रल एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर E बना दिया, सेंट्रल एलिमेंट के लिए E बना दिया। ये सेंट्रल एलिमेंट हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया है, तो मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड को दिखा रहा हूँ। फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड। और ये तीनों बॉन्ड किस एलिमेंट के साथ बनाया है, हाइड्रोजन जैसे टर्मिनल एलिमेंट के साथ बनाया है। तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया। एक लोन पेयर है, तो ये ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं और उस ऑर्बिटल में मैं एक लोन पेयर दिखा रहा हूं।
अब मैं इसके टर्मिनल एंड को, सभी एंड को आपस में जोड़ दिया तो देखिए ये पिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, पिरामिडल क्यों हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट सुनो ध्यान से इस बात को, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, इसलिए जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन हो गया, इस लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्सन हो गया, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण से शेप जो है वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। सब यहां ध्यान से समझना, यहां कभी भी टेट्राहेड्रल शेप नहीं बोलना, यहां पिरामिडल हो गया। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो, मान लो ये दो बॉन्ड पेयर है, आपने ऐसे अपने हाथों को एक्सटेंड कर रखा है, फैला कर रखा है, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो देखो ये शेप तुम्हारा डिस्टॉर्ट हो गया, तुम्हारा शेप चेंज हो गया। अब तुम ट्रायंगुलर शेप बना लिया, पहले लीनियर शेप था, सीधा सीधा था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था तुम्हारे हाथों के बीच में, लेकिन जब मैंने ऊपर से दोनों हाथों से ऊपर से फोर्स लगाया तो यही चीज तुम्हारा श्रिंक कर गया, और श्रिंक करके तुम लगभग एक ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगल जैसा शेप बना लिया। तो ये श्रिंकेज क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में रिपल्सन हुआ। इस वजह से वही बात है कि रहने वाला लोन पेयर और बनने वाला बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो जाता है, और इसीलिए यहाँ बनने वाले जो ट्राइहाइड्राइड्स हैं उसका शेप टेट्राहेड्रल न होकर उसका शेप पिरामिडल हो जाता है। तो मैंने EH3 ट्राइहाइड्राइड्स जो कैसे बना वो बता दिया, उसका सारा एग्जांपल बता दिया, उसका नाम बता दिया, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर हाइब्रिडेशन बता दिया, उसका शेप बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, और शेप पिरामिडल क्यों हो गया, टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल कैसे हो गया, उसका रीजन मैंने बताया, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट तो अब हम लोग उसी हाइड्राइड्स के बीच में अब हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग किस प्रॉपर्टी को लेके कर रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब इन सभी में हमें चेक करना है कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो पहले हम समझते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहीं भी स्टेबिलिटी लिखा हुआ है तो सीधा समझ जाना कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी आप इन सभी को हीट दोगे तो हीट देने से तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो पूछता है कि हीट देने के बाद भी किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना है, फास्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन और बिस्मथ हाइड्रोजन के बीच बना है। तो हीट देने के बाद भी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? हीट देने के बाद भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से साथ जुड़ना कौन चाह रहा है? तो स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता चलेगा कि किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो अगर आप ये कह रहे हो कि स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग बना है, मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना है तो इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, इस बात को लिंक करो, इस बात को समझो। आज के बाद कहीं भी तुमसे स्टेबिलिटी पूछेगा तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ये कह रहे हो कि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है उनके बीच में बनाया गया बॉन्ड का स्ट्रेंथ, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो उस बॉन्ड को तोड़ कर देखो, अगर उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, तो आप कहोगे कि बॉन्ड स्ट्रांग बना है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो एक तरफ यहाँ पर निकल के आ रहा है स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से तो ये समझ में आया कि
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आज के बाद कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो आप चेक कर लेना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा उसी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा उसी का स्टेबिलिटी कम होगा। और आप अभी जानते हो स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज था तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज था, फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज था तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज था। अगर यहाँ दो अपोजिट चार्ज काम कर रहा है तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, और कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का स्क्वायर r स्क्वायर, और r स्क्वायर के लिए मैंने कह दिया साइज। तो अगर मुझे साइज पता चल जाएगा तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मालूम चल जाएगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह पर अगर आप बदल के लिखना चाहोगे तो यहीं पर आप लिख सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप स्टेबिलिटी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, सब एक ही टर्म है। तो मैंने इस कूलम्ब्स लॉ को मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अप्लाई कर दिया। अब बात आया स्टूडेंट साइज। तो देखिए आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, छोटे क्लास के मैथ्स में पढ़े हुए हो, अगर सर्कल छोटा है तो डायमीटर भी छोटा होगा, लेकिन अगर सर्कल बड़ा है तो डायमीटर भी बड़ा होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं थोड़ा केमिस्ट्री में इसको लिंक करता हूं। मैथ में अगर आप ये बात समझते हो तो केमिस्ट्री में इसी बात को लिंक करो कि अगर एटम का साइज छोटा है तो उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहे हैं, वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पहले एक वर्ड समझो स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ और कुछ नहीं, उसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कहते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, स्मॉल साइज का एटम में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होता है। बड़े साइज के एटम में अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। वही बात साइज के जगह पर मैं बॉन्ड लेंथ जोड़ दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जोड़कर एक फॉर्मूला बनाया, और इस फॉर्मूला का बेस मैंने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया। अरे जिसका साइज छोटा होगा, साइज कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वही बात यहां पर बोलना कि जिस एटम का साइज छोटा होगा उसी का बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को तुम यहां पर बॉन्ड लेंथ से जोड़ दो तो देखो स्टूडेंट, हम सीधा सीधा कहेंगे कि जिसका साइज छोटा है उसी का बॉन्ड लेंथ कम है। तो जरा देखो यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ गए, यहाँ साइज बढ़ते चला जा रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ते चला जा रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होते जा रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होते जा रहा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है। पहले ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर ये बात समझ गए तो ये फॉर्मूला तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। देखो जब हम अमोनिया से बिस्मुथीन की तरफ गए, अरे जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ गए तो साइज बढ़ते गया। अच्छा, साइज बढ़ने का मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि बॉन्ड लेंथ बढ़ते चला जा रहा है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ते चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटते चला जा रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम होते जा रहा है तो स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है। तो स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? अमोनिया का, फिर फॉस्फीन का, फिर आर्सिन का, फिर स्टीबीन का, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है? बिस्मुथीन का। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? अमोनिया का। एक वर्ड में आंसर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अमोनिया का क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। सबसे कम स्टेबिलिटी बिस्मुथीन का क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
कम है। तो माय डियर स्टूडेंट, थर्मल स्टेबिलिटी अगर आपको समझ में आया है तभी आगे का प्रॉपर्टी समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को फिर से आप एक बार देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ओके माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोग का रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? पावर टू गिव हाइड्रोजन। नाउ यू हैव टू चेक द पावर टू गिव द हाइड्रोजन। सबसे जल्दी हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी किसका है? सभी जितने भी निकोजेन हैं वो सभी कोई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके निकोमाइड बनाया और हाइड्राइड बनाया ऑफ द टाइप EH3। सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे जल्दी हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी किसका है? तो भाई सबसे जल्दी हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी उसी का होगा जो सबसे वीक बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन के साथ, और सबसे वीक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वही बनाया होगा जिसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो आप बताइए इन सभी में सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है? तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं स्टूडेंट कि सिंस इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है इसीलिए ये मिनिमम स्टेबल है, और मिनिमम स्टेबल है इस कारण से बिस्मथ हाइड्रोजन के बीच बना हुआ बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बहुत वीक है। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं वीकेस्ट बॉन्ड बनाया गया है बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में। तो बॉन्ड के टूटने का टेंडेंसी क्या होगा? बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। हाइड्रोजन को रिलीज करने का टेंडेंसी, हाइड्रोजन को लॉस करने का टेंडेंसी या हाइड्रोजन को दूसरे को देने का टेंडेंसी ज्यादा है। लॉस लूजिंग टेंडेंसी, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, या इसको ऐसे कह लो स्टूडेंट हाइड्रोजन लूजिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन को लूज करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो एक वर्ड में आंसर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। अगर आप बात करेंगे अमोनिया का तो आप जानते हैं अमोनिया का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल है। मैक्सिमम स्टेबल है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है मतलब नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन को स्ट्रांगली पकड़ के रखा है तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी कम, हाइड्रोजन को लूज करने का टेंडेंसी कम, और हाइड्रोजन को लूज करने का टेंडेंसी अगर कम होगा तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो रिड्यूसिंग पावर है मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी है, मतलब जो रिड्यूसिंग पावर है वो रिड्यूसिंग पावर भी सबसे कम है। एक वर्ड में आंसर चाहिए, तो एक वर्ड में आंसर है कि ये मैक्सिमम स्टेबल है इसीलिए मिनिमम रिड्यूसिंग पावर है, ये मिनिमम स्टेबल है इसीलिए मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर है। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? बिस्मुथीन का, फिर उसके बाद स्टीबीन का, फिर उसके बाद आर्सिन का, उसके बाद फॉस्फीन का, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका है? सबसे कम रिड्यूसिंग पावर आपका अमोनिया का है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक नेचर, मतलब अमोनिया से लेकर बिस्मुथीन जो बना हुआ निकोमाइड्स है उसका बेसिक नेचर हम लोग को कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आखिर बेस का मतलब क्या होता है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट अभी तक इसी कंसेप्ट को दिमाग में बैठा के रखे हुए हैं कि जो वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH माइनस आयन दे, तो उसे हम बेस कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, उस हिसाब से देखा जाए तो किसी में OH माइनस तो है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, तो आपके हिसाब से तो फिर ये बेस होगा ही नहीं। आप में जब ये कोई बेस है ही नहीं तो फिर इनका बेसिक नेचर क्या कंपैरिजन करोगे? तो कहने का मतलब है आप डेफिनेशन को करेक्ट करो, आप सही डेफिनेशन को चूज करो, आप सही डेफिनेशन को समझो। देखो लेविस एक साइंटिस्ट था, उसने भी एसिड और बेस को डिफाइन किया, और उसने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर होगा उसे आप एसिड कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा उसे हम बेस कहेंगे। नाउ एक पॉइंट को समझने के बाद अगला पॉइंट में कंफ्यूजन आ गया कि सर हाउ वी विल रिकॉग्नाइज, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट द पर्टिकुलर स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। हम कैसे पता करेंगे कि दिया गया मॉलिक्यूल या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है? तो अगर उसका ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, अगर उसके ऑर्बिटल्स वैकेंट रह जाते हैं
तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। लेकिन अगर उसका ऑक्टेट पूरा है तो वो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है। ऑक्टेट पूरा होने के बाद अगर उसके पास लोन पेयर है तब वो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर 3 है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर भी है। उसी तरीके से फास्फोरस में एक बार देख लो, बॉन्ड पेयर 3 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्टेट फास्फोरस का पूरा है और लोन पेयर भी रखे हुए हैं। तो सिंस all of them contain the lone pair, सभी के पास लोन पेयर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, स्वभाव है, नेचर है, इसीलिए ऑल ऑफ देम आर लेविस बेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां पे आएगा, हाउ विल यू से दैट अमोनिया इज अ लेविस बेस? तो हम बोलेंगे कि सिंस द नाइट्रोजन एटम in the ammonia molecule contain one lone pair and due to this lone pair it has the electron donating tendency, and since it has the electron donating tendency hence it is Lewis base। मैं फिर से बोल देता हूं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर के होने के कारण से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का स्वभाव है, इसीलिए जो अमोनिया है वो आपका लेविस बेस है। तो सभी का ऑक्टेट पूरा है, सभी के पास लोन पेयर है, इसीलिए सभी कोई लेविस बेस है। तो अगर सब कोई बेस है तो हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम बेसिक कौन है, मिनिमम बेसिक कौन है, और अमोनिया से बिस्मुथीन की तरफ जाने पर बेसिक नेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अब आइए इन 3 क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अभी क्या कहा, जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, और जो जितना जल्दी या जो जितना ज्यादा, मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं, जितना जल्दी या जितना ज्यादा, क्या बोला, जितना जल्दी या जितना ज्यादा लोन पेयर देगा वो उतना ज्यादा बेसिक है। अब देखिए सभी के पास तो अभी जो सेंट्रल एलिमेंट है, अभी सभी के पास तो एक ही लोन पेयर है, सभी के पास तो एक लोन पेयर है स्टूडेंट। लेकिन आप देखो यहां पर मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो समझना। देखो मैं एक लोन पेयर यहां पर ऐसे बना दिया, मैं नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे बना दिया और ये हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से यहां दिखा दिया। आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि इन सभी में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी नाइट्रोजन पुल कर लेगा। क्यों पुल कर लेगा? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास में चले आएंगे। अगर ये पुल कर लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में चले आएंगे। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पे जो आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो पास में चले आएंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पास में चले आएंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में आप यहां पर एक बार फिर से फॉस्फीन को देखो, फिर फॉस्फीन को देखो। फॉस्फीन में फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया है। लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी, पुल करने का पावर कम है। फास्फोरस भी पुल करेगा लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम पुल करेगा। फास्फोरस भी पुल करेगा लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम पुल करेगा। फास्फोरस भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम पुल करेगा। तो देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है वो बहुत पास में है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसके नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण से जो फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। देखो ना, जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो बिल्कुल पुल करके बिल्कुल पास में लेके आ गया। लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पुल तो फास्फोरस भी किया, लेकिन जितना नाइट्रोजन पुल किया उतना पुल नहीं कर पाया, उतना जोर से पुल नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल पास में नहीं आ पाया, तो दूर है। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा, फास्फोरस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम।
बिस्मुथीन का देखो एक बार, लास्ट में बिस्मुथीन को देख लो तो सेंट्रल एलिमेंट कौन है, बिस्मथ है। इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी हाइड्रोजन के साथ अपना 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम बिस्मथ का है। मतलब बिस्मथ का शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी बहुत कम है। तो अगर पुल करने का टेंडेंसी बहुत कम है तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसे रह जाएगा। हाइड्रोजन दूर ही है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूर ही है, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि बिस्मथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बहुत कम है। तो सिंस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रा सबसे ज्यादा हो गया, तो इसीलिए यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा हो गया और इसीलिए अमोनिया का बेसिक नेचर भी सबसे ज्यादा हो गया। मैंने क्या कहने का कोशिश किया, मैंने बोला कि जो जितना जल्दी या जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डोनेट करेगा। इन सभी में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन के भी सभी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लिया। और जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो बाकी सबके तुलना में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो उसमें अमोनिया का बेसिक नेचर भी ज्यादा। लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी कम है, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे कम है। तो इसका मतलब बिस्मथ के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह गया। और बिस्मथ के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर भी कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम है तो बिस्मुथीन का बिस्मुथीन का बेसिक नेचर भी जो है वो कम होगा। तो सीधा सीधा मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा, और इसीलिए अमोनिया का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम बेसिक हो गया। अब मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं, ये हो गया आपका मैक्सिमम बेसिक। और मैक्सिमम बेसिक क्यों बोला, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट यहाँ पर बिस्मुथीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो बिस्मुथीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ पर बिस्मथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर कम, तो इसका मतलब ये बेसिक नेचर भी जो हो गया वो सबसे कम हो गया, मिनिमम बेसिक। तो ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम, मतलब बेसिक नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर घटते चला जा रहा है, कम होते जा रहा है। सबसे ज्यादा अमोनिया, तब फॉस्फीन, तब आर्फीन, तब स्टीपीन और तब बिस्मुथीन। सबसे ज्यादा क्यों बोले, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए डोनेटिंग नेचर ज्यादा। देखो मैं सब रीजन लिख दिया स्टूडेंट, डोनेटिंग नेचर ज्यादा, और डोनेटिंग नेचर ज्यादा इसीलिए बेसिक नेचर भी ज्यादा। और यहां मैं क्या लिखूं, वही बात लिखूंगा कि बिस्मुथीन में बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा तो बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। सो अमोनिया इज मैक्सिमम बेसिक और बिस्मुथीन इज मिनिमम बेसिक। और आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर ये मिनिमम बेसिक है तो इसका मतलब मैक्सिमम एसिडिक है, और अगर ये मैक्सिमम बेसिक है तो इसका मतलब मिनिमम एसिडिक है। अगर बेसिक नेचर घटते जा रहा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर जो है आपका वो बढ़ते चला जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अभी आज मैं डीपीपी में दिया हुआ हूं कि एसिडिक नेचर बताएं और बेसिक नेचर बताएं, तो आप इस तरीके से बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों कंपेयर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो आप जूनियर क्लास में, छोटे से क्लास में पढ़े हुए हैं कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में
चेंज करने के लिए हमें जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में सब्सटेंस बदल जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जहां कहीं भी फिजिकल स्टेट में बदलाव आए तो वहां पर रीजन होता है वान डर वाल फोर्स का बदल जाना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में स्टेट बदल रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वान डर वाल फोर्स भी बदल रहा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किससे डिसाइड होता है? वान डर वाल फोर्स से। अब वान डर वाल फोर्स किससे डिसाइड होगा? मॉलिक्यूलर वेट से। तो हम कह सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसमें वान डर वाल फोर्स ज्यादा होगा। वान डर वाल फोर्स क्या है? एक तरह का बॉन्ड है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वान डर वाल फोर्स बढ़ जाने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, वान डर वाल फोर्स बढ़ा, वान डर वाल फोर्स बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो गया उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पूछे आप मॉलिक्यूलर वेट कंपैरिजन कर लेना। और मॉलिक्यूलर वेट स्टूडेंट आपको निकालने आता होगा, सभी के एटॉमिक वेट का सम करना होता है, सभी के एटॉमिक वेट को ऐड करना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 3 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर 14 + 3 कितना हो गया? 17, मतलब यहाँ अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 3 कितना हो गया? 3। तो फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 34। आर्सेन में आर्सेनिक का एटॉमिक वेट कितना होता है स्टूडेंट? 75 और हाइड्रोजन कितना ले लिया? 3। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 78। स्टीबीन में एंटीमनी का एटॉमिक वेट कितना होता है? 121 और हाइड्रोजन कितना ले लिया? 3। तो यहाँ कितना हो गया? 124 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। बिस्मुथीन में बिस्मथ का एटॉमिक वेट कितना होता है स्टूडेंट? 208 और हाइड्रोजन कितना ले लिया? 1 into 3, 3। तो कितना हो गया? 211। आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे तुम अमोनिया से बिस्मुथीन की तरफ जा रहे हो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वान डर वाल फोर्स बढ़ता होगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी ज्यादा हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बिस्मुथीन का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वान डर वाल फोर्स ज्यादा है। वान डर वाल फोर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। उसके बाद स्टीबीन का, उसके बाद आर्सेन का, उसके बाद फॉस्फीन का और उसके बाद सबसे कम किसका होगा? अमोनिया होगा। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये गलत है। यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू फॉस्फीन और आर्सेन से ज्यादा होता है। अब बात आया कैसे, यही तो समझना है स्टूडेंट हम लोग को बात को। मैंने क्या बोला? वान डर वाल फोर्स जितना ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा होगा। अच्छा, आप एक बात तो जानते होंगे कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बिस्मथ आपका मेटल है। नाइट्रोजन से जब तुम बिस्मथ की तरफ जा रहे हो तो मेटालिक नेचर बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, डेंसर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होता है, इसीलिए उसके स्टेट को बदलने में हमें ज्यादा एनर्जी लगता है। इसीलिए बिस्मुथीन का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इसमें फोर्स, वान डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा है। एक्सेप्शनली क्या होता है कि अमोनिया में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वान डर वाल फोर्स के अलावा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है और दो बॉन्ड होने के कारण से अमोनिया के बीच में भी, अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में भी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसके मॉलिक्यूल के स्टेट को चेंज करने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब माय स्टूडेंट ऑर्डर ये नहीं होगा इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होता है, तो यहां से थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है। स्टीबीन के बाद बॉइलिंग पॉइंट आपको अमोनिया का और अमोनिया के बाद यहां पर आपका तब होता है आर्सेन का और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फॉस्फीन का होता है। ये ऑर्डर पहला पूछता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मुथीन और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन। अब यहां से क्वेश्चन पूछा कि एक्सेप्शनली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, तो आपको रीजन बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अमोनिया। बात आया कि आर्सीन और फॉस्फीन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए स्टूडेंट दो रीजन होता है। पहला रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होना और दूसरा रीजन है साइज का स्मॉल होना, स्मॉल साइज होने का। तो कहने का मतलब फास्फोरस और आर्सीन इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है और साइज बड़ा होता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है और साइज में भी वो छोटा है। सेकंड, अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का ही है, तो साइज में भी छोटा है, इसीलिए यहाँ पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनने के कारण से एक्सेप्शनली अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस कारण से फॉस्फीन और आर्सीन के से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। तो पहले आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट मैंने कैसे निकाला वो याद रखना है। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था कि एक्सेप्शनली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, और फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया लेकिन फॉस्फीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया। तो उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि फॉस्फीन में फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाया, और लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया। तो उम्मीद करता हूँ हाइड्राइड्स में ये चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट 4 नहीं 5 प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर और सबसे आखिरी मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पांचों का ऑर्डर आप उनको लिख के होमवर्क में सेंड करेंगे डीपीपी। हम लोग हाइड्राइड्स को समझने के बाद हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्शन करवाएं, हाइड्राइड्स बनाएं और उसमें हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा प्रॉपर्टी को स्टडी किए। अब हम लोग क्या करवा रहे हैं कि 5th ए ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट्स या 15th ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट्स या फिर निकोजेन का हम लोग इस बार हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ई इंडिकेट्स द मेंबर ऑफ, ई इंडिकेट द सेंट्रल एलिमेंट विच आर द मेंबर ऑफ 5th ए ग्रुप। एक्स इंडिकेट द हैलोजन which are located in the 7th A group of the periodic table। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि जब निकोजेन, जब 5th A ग्रुप के मेंबर हैलोजन के साथ मतलब 7th A ग्रुप के मेंबर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो दो तरह का कंपाउंड बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड्स और एक पेंटा हैलाइड। मैंने ट्राई हैलाइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है। मैंने पेंटा हैलाइड क्यों बोला, क्योंकि उसमें 5 हैलोजन जुड़ा हुआ है। बात आया कि ये इस तरह का मॉलिक्यूल, इस तरह का फॉर्मूला वाला मॉलिक्यूल कैसे बना लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि जो 5th ए ग्रुप का मेंबर है वो -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब गेन करेगा तो -3 वाला शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हैलोजन आप जानते हैं कि हैलोजन 7th ग्रुप का मेंबर है, वो आपका ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 5th ए ग्रुप के कंपैरिजन में 7th ए ग्रुप का मेंबर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 7th ए ग्रुप का मेंबर को कहा जाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मतलब हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी ज्यादा है। सिंस निकोजेन के कंपैरिजन में हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए हैलोजन यहां पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और जब हैलोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो निकोजेन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो पॉजिटिव वाला 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो ये +3 शो करेगा या तो ये +5 शो करेगा। और हैलोजन इसके साथ क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप क्रॉस करेंगे इस टॉप वाले को राइट में ले आएंगे और इससे जो टॉप में लिखा होगा उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो यहां से बन जाएगा E1, 1 नहीं लिखा जाता है, EX3, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये बन के आ जाएगा EX5। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ 5th ए ग्रुप रिएक्ट विद द मेंबर्स ऑफ 7th ए ग्रुप, या कह सकते हैं कि व्हेन द निकोजेन react with the halogen, they form 2 type of halides, that is they form trihalides and pentahalides having the general formula
EX3 एंड EX5। अब इसके बारे में स्टूडेंट कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए ट्राई हैलाइड्स और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पेंटा हैलाइड्स। तो आप बताइए यहाँ पर ट्राई हैलाइड्स में बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? बॉन्ड पेयर दिख रहा है 3। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? बॉन्ड पेयर दिख रहा है 5। अब आ जाओ लोन पेयर। तो सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पर जो ई लिखे हुए हैं वो कौन से ग्रुप का है? 5th ग्रुप का है। मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 3। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो पेयर कितना बनेगा? 1। तो लोन पेयर कितना होगा? 1। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? ई। कौन से ग्रुप का है? 5th ग्रुप का। 5th ग्रुप का है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया है? 5 दे दिया है। अब 5 दे दिया है तो कोई भी पेयर नहीं बचा, तो इसमें लोन पेयर कितना होगा? 0। अब बताना है हाइब्रिडाइजेशन। फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ दो, कितना हो गया? 4। मतलब लोन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल कौन कौन सा लोगे? एक s का और 3 p का। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। यहाँ पर टोटल ऐड करो बॉन्ड पेयर लोन पेयर को, कितना हो गया? 5। मतलब तुमको 5 पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 5 ऑर्बिटल चाहिए। s से कितना ऑर्बिटल मिलेगा? 1। p से कितना ऑर्बिटल मिलेगा? 3। और 1 और 3 4 हो गया। तो d का कितना ऑर्बिटल चाहिए? 1। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। शेप आया स्टूडेंट। तो आप बताइए sp3 का शेप यहाँ पर पिरामिडल होता है। sp3 का शेप यहाँ पर पिरामिडल होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि sp3 वाला मॉलिक्यूल का तो शेप टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पर पिरामिडल क्यों हो गया? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन के कारण से शेप टेट्राहेड्रल ना होकर शेप यहाँ पिरामिडल हो गया। और इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब एक जो है यहाँ पर ट्रायंगल भी बनेगा और 2 पिरामिड भी बनेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है। सेंट्रल एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। अब देखिए पहले ट्रायंगल कैसा बनेगा। तो ट्रायंगल जैसा आप 3 बॉन्ड यहाँ बना लीजिए, 3 बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है। और 2 बॉन्ड ऊपर बनाइए, एक नीचे बनाइए। अब देखिए यहाँ पे ये एक पिरामिड ऊपर से बनेगा और एक पिरामिड नीचे से बनेगा। 5 बॉन्ड किसके साथ बनाया? हैलोजन के साथ बनाया, हैलोजन के साथ बनाया, हैलोजन के साथ बनाएगा। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन में बॉन्ड दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉन्ड दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ध्यान से, ये जो वर्टिकल लाइन में 2 बॉन्ड दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉन्ड दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जब हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड को आपस में कंबाइन किए तो देखिए एक ट्रायंगल बन के आया, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर से बनता है और एक पिरामिड नीचे से बनता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब पिरामिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे बनेगा? तो सेंट्रल एलिमेंट कौन है? सेंट्रल एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखें? ई से। कितना बॉन्ड बनाया है हैलोजन के साथ? 3 बॉन्ड बनाया है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर 3 बॉन्ड हैलोजन के साथ बना दिए। लोन पेयर कितना है? 1 है। तो ये लोन पेयर हम लोग यहाँ पर 1 दिखा दिए। अब जब इनको जब आप आपस में आप कंबाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 5th ए ग्रुप के मेंबर जब हैलोजन से कंबाइन करेंगे तो हैलाइड बनाएंगे हैविंग द फॉर्मूला EX3 एंड EX5। EX3 में बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, हाइब्रिडेशन sp3, शेप पिरामिडल, और ये रहा स्ट्रक्चर। पेंटा हैलाइड में बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन sp3d, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर में 2 बात याद रखना है कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो आपको जो बॉन्ड दिख रहा है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हाइलाइट्स में हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन कभी भी 5 हैलोजन एटम के साथ नहीं जुड़ेगा। इसके पीछे 2 रीजन बोलना है। पहला रीजन क्या बोलना है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। दूसरा रीजन क्या बोलना है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। इसीलिए NCl5, NBr5, Ni5 में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैं 2 रीजन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा?
NF ये सब क्या है, ट्राई हैलाइड्स है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन 3 हैलोजन के साथ जुड़ा, 3 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन एटम, 3 ब्रोमीन एटम और 3 आयोडीन एटम के साथ। NF3 तो एग्जिस्ट करता है, NCl3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ट्राई हैलाइड्स में NBr3 और Ni3 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? ड्यू टू साइज डिफरेंस, ग्रेटर साइज डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, या फिर नाइट्रोजन और आयोडीन। आप जानते हैं नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है और उसके कंपैरेटिवली जो हैलोजन में ब्रोमीन और आयोडीन है वो अपने ग्रुप में नीचे है। तो नाइट्रोजन का साइज जहां छोटा है उसके कॉन्ट्रेरी में, उसके जस्ट विपरीत ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा है। तो छोटे साइज का नाइट्रोजन एटम बड़े बड़े साइज के हैलोजन के साथ जुड़ गया, इस कारण से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया और इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या रीजन बोले, ट्राई हैलाइड्स में भी कभी भी नाइट्रोजन ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हैलोजन के साथ जुड़ के ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, ड्यू टू ग्रेटर साइज डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन और नाइट्रोजन एंड आयोडीन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टूडेंट, कि इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो आप जानते हैं बिस्मथ कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, और इसके पीछे रीजन मैंने क्या बताया था? कि रीजन बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि बिस्मथ को 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और बिस्मथ 5 इलेक्ट्रॉन इसीलिए लूज नहीं करता है क्योंकि बिस्मथ के s सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए बिस्मथ मैक्सिमम 3 कोवैलेंसी शो करता है। बिस्मथ सिर्फ ट्राई हैलाइड बना सकता है, बिस्मथ कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। और 4th क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो बना हुआ ट्राई हैलाइड्स है और जो बना हुआ पेंटाहेलाइड्स है, ट्राई हैलाइड्स का मैंने एग्जांपल ले लिया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और पेंटाहेलाइड का मैंने एग्जांपल ले लिया PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो कहता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में से मोर कोवैलेंट नेचर किसमें है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमेशा पेंटाहेलाइड, हमेशा मतलब इस 5th ग्रुप के मेंबर के साथ पेंटाहेलाइड जो होगा वो मैक्सिमम कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट नेचर, इसमें कोवैलेंट नेचर या कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्राइहैलाइड, मतलब इसमें कोवैलेंट नेचर जो है वो कम है, मतलब ट्राइहैलाइड्स आर लेस कोवैलेंट नेचर कंपाउंड्स एज कंपेयर टू द पेंटाहेलाइड्स। और इसके पीछे हम लोग रीजन जानना चाहेंगे कि आखिर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवैलेंट नेचर का क्यों होता है और ट्राइहैलाइड्स लेस कोवैलेंट नेचर का क्यों होता है। आइए इस बात में स्टूडेंट हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि आखिर पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवैलेंट नेचर का क्यों होता है एज कंपेयर टू द ट्राइहैलाइड्स। तो देखिए, इसके रीजन को समझने के लिए एक वर्ड में आंसर है पोलराइजिंग पावर। आपसे पूछा जाएगा कि वाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, तो आप सीधा कहेंगे कि द पेंटाहेलाइड्स हैव मोर पोलराइजिंग पावर। इन द पेंटाहेलाइड द कैटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू द कैटायन ऑफ ट्राइहैलाइड्स। तो बात आया कि ये पोलराइजिंग पावर क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग स्टूडेंट 2 वर्ड जानते हैं, कैटायन और अनायन। आयनिक कंपाउंड के, आयनिक बॉन्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं, कैटायन और अनायन। कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से, इसीलिए कैटायन का साइज छोटा होता है। अनायन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन से, इसीलिए अनायन का साइज बड़ा होता है। कैटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। अनायन इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को पुल करना शुरू करता है। तो जब कैटायन अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो कैटायन के अट्रैक्शन के कारण से, कैटायन का अनायन के ऊपर लगने वाले अट्रैक्शन के कारण से कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, और इलेक्ट्रॉन पुअर होने के कारण से वो अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगता है। इस कारण से अनायन का शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है, शेप बिगड़ जाता है, और इसका शेप पुल करने के कारण से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये कुछ ऐसा हो गया। क्यों ऐसा हो गया?
क्योंकि कैटायन जो है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगा। धीरे धीरे जब कैटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगता है तो कैटायन का के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और जब अनायन के सारे इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है तो अनायन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाता है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, आयनिक नेचर खत्म हो गया, कोवैलेंट नेचर डेवलप हो गया। तो कैटायन का अनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके अनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देना, चेंज कर देना, इसी को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। फिर से बोल रहा हूं, कैटायन इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज था, अनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था। पुअर वाला इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपनी तरफ पुल करने लगा। इस पुलिंग फोर्स के कारण से अनायन का शेप में डिस्टॉर्शन आ गया, बिगड़ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पूरा पुल कर लिया, कंप्लीटली पुल कर लिया, तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया तो इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो ये कैटायन नहीं रहा, ये अनायन नहीं रहा, और कैटायन अनायनिक नेचर खत्म हो गया तो आयनिक नेचर खत्म हो गया, और आयनिक नेचर कम हो गया तो कंप्लीटली इसमें कोवैलेंट नेचर डेवलप हो गया। तो कैटायन का अनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके अनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देना, चेंज कर देना, यही कहलाता है कैटायन का पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अनायन को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा इसके शेप को डिस्टॉर्ट करेगा। कहने का मतलब कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, अनायन के ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अनायन का डिस्टॉर्शन, अनायन के शेप में डिस्टॉर्शन इन शेप ऑफ अनायन, डिस्टॉर्शन इन शेप ऑफ अनायन, अनायन के शेप में डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उतना जल्दी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज जितना जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा आयनिक नेचर कम हो जाएगा, आयनिक नेचर कम हो जाएगा, और आयनिक नेचर कम हो जाएगा तो कोवैलेंट नेचर ज्यादा हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इससे एक ट्रेंड को समझ लो, कैटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज और अनायन के ऊपर के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, आयनिक नेचर को खत्म कर दिया और कोवैलेंट नेचर को डेवलप करवा दिया। तो कैटायन का अनायन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करके अनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देना, आयनिक नेचर को खत्म कर देना, कोवैलेंट नेचर को डेवलप करवा देना, यही कहलाता है कैटायन का पोलराइजिंग पावर। तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अनायन को अट्रैक्ट करेगा, और अनायन को जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके शेप में डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा शेप में डिस्टॉर्शन होगा वो उतना जल्दी ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं शेप में डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा इसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, मतलब चार्ज जल्दी खत्म हो गया, चार्ज जल्दी खत्म हो गया तो आयनिक नेचर कम हो गया, और आयनिक नेचर कम हो गया तो कोवैलेंट नेचर ज्यादा हो गया। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट नेचर। अब मैं यहां से इसको मिटा के लिख रहा हूं कंक्लूसिव पॉइंट, कि सीधा सीधा पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट नेचर। या इसी को और चेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, कोवैलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि पेंटाहैलाइड्स में EX3 और EX5 ट्राईहैलाइड्स, और अगर पेंटाहैलाइड्स की बात करेंगे तो ट्राईहैलाइड्स में सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर +3 चार्ज होता है, और पेंटाहैलाइड्स में सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर +5 चार्ज होता है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पेंटाहैलाइड्स में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए पेंटाहैलाइड्स का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब पेंटाहैलाइड्स के कैटायन का अनायन को अट्रैक्ट करके उसके शेप को डिस्टॉर्ट करना, चेंज करने का टेंडेंसी ज्यादा है। सिंस पेंटाहैलाइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा,
पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसीलिए कोवैलेंट नेचर ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स दोनों आपको समझ में आ गए। हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स पढ़ा, और हाइड्राइड्स में हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया, ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड को पढ़ा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा ये समझा। नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है ये समझा। नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स बनाता है लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ नहीं बनाता है। बिस्मथ कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, और बनाया गया पेंटा हैलाइड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ट्राई हैलाइड। और उसके पीछे मैंने रीजन बताया कि पेंटा हैलाइड्स में सेंट्रल एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, और पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसीलिए कोवैलेंट नेचर ज्यादा। और पोलराइजिंग पावर मैंने क्या बोला, कैटायन का अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अनायन के शेप को चेंज कर देना, यही कहलाता है कैटायन का पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन, चार्ज खत्म होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। चार्ज जितना जल्दी खत्म होगा, आयनिक नेचर कम होते जाएगा और कोवैलेंट नेचर बढ़ते जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। यहां से हम लोग फिर कल स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और कल हम लोग डिफरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे।